नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आपका स्वागत है बिहान इंडिया के रोजाना के उभरते सवालों पर चर्चा से जुड़े कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में। अब जब यह तय हो चुका है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार में बिहार में एनडीए के घटक दल और खासकर जेडीयू, लोजपा और हम जैसी पार्टियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका तय मानी जा रही है, ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बिहार को कौन कौन सा मंत्रालय मिल सकता है और एनडीए से कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार विद्यासागर जी। विद्यासागर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। विद्यासागर जी, पहला सवाल, मोदी सरकार बहुमत में नहीं है अपनी बदौलत, प्रधानमंत्री मोदी अब पूर्ण बहुमत में नहीं है अपने बदौलत। ऐसे में एनडीए के घटक दल, खासकर बिहार के जो पार्टियां हैं, जेडीयू, लोजपा, हम आदि पार्टियों को मोदी सरकार से अपना गोल सेटल करने का मौका मिला है। आपको याद होगा कि जेडीयू ने 2019 में डिमांड रखा था कि समानुपातिक या अनुपात में हमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, वो नहीं मिला। उसके बाद लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया और हम पार्टी उसके साथ में है। ऐसी परिस्थिति में अब जब मोदी सरकार बहुमत में नहीं है तो बिहार की एनडीए में शामिल पार्टियों के क्या क्या डिमांड होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है पीयूष जी, आपके दर्शकों को बता दें कि इस बार बिहार फायदे में रहेगा और उसका कारण नीतीश कुमार को के अलावा जो है नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये तीनों को मिलाकर अगर देखें तो ये लगभग 18 सीटें हैं जिसपे एनडीए में ये शामिल है और 18 सीटें हैं और 12 सीट भाजपा का, तो कुल मिलाकर के 30 सीट जो है वो बिहार से है। अब 30 में भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या इस बार घटेगी। अभी तक जो थे वो आरके सिंह थे, गिरिराज सिंह थे और नित्यानंद राय थे, जिसमें आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं। गिरिराज सिंह हाफते हुए सीपीआई से चुनाव जीत के आए हैं, जीत के गए हैं भाजपा से। सीपीआई के उम्मीदवार ने उनकी पसेना जो है छुड़ा दी इस चुनाव में, बहुत मुश्किल से चुनाव जीते। पिछले बार 4.5 लाख वोट से जीते थे। वही हाल इनका नित्यानंद राय का रहा। 10 सीटें जो है बिहार में नुकसान हुआ है। 1 सीट तो पहले से कांग्रेस का था, लेकिन 9 सीट फिर भी नुकसान जो है वो भाजपा गठबंधन का हुआ है बिहार में। अब जो स्थिति है पूरे देश भर में, भाजपा के बाद अगर अलायंस की बात करें तो 1 नंबर की पार्टी अलायंस में टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की, और दूसरे नंबर की जो सबसे फिर बड़ी पार्टी है वो जदयू है। 12 सीटें हैं इनके पास। किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी और जेडीयू दोनों इस सरकार में है। भाजपा को अपने बदौलत मात्र 240 सीटें हैं, 250 भी नहीं पहुंच सके। 441 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारे थे, 200 के करीब में इनके उम्मीदवार चुनाव हार गए। अब देखिए, ये पूरा मंत्रिमंडल का जो इस बार गठन है वो यही इर्द गिर्द जो सीटों का है होगा। चूंकि सबसे बड़ा दल भाजपा है, निश्चित तौर पर भाजपा के पास सीटें मंत्रिमंडल में भी ज्यादा होगा, लेकिन सरकार चूंकि चलाना है और पहली बार एनडीए फंसता दिख रहा है, खास करके नरेंद्र मोदी फंसते दिख रहे हैं, बीजेपी फंसते दिख रही है कि अगर सहयोगियों को इस बार सम्मान नहीं देंगे तो उनके लिए 5 साल सरकार चला पाना मुश्किल होगा। अब हम आते हैं बिहार में। आपका जो सवाल है कौन कौन सा मंत्रिमंडल पे बात चल रहा है, नीतीश कुमार लगभग 4 सीटें मांग रहे हैं, 4 से 5 सीटें। उसमें ऐसी सूचना है कि 2 कैबिनेट और 3 मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या स्वतंत्र प्रभार, तो ये 5 हो गए और 1 4 सीटें नीतीश कुमार को चाहिए अपने नेताओं को खुश रखने के लिए। 4 एमपी पर 1 सीट वो डिमांड कर रहे हैं। हालांकि उस हिसाब से तो फिर चिराग के पास एक ही होगा, लेकिन चिराग का ये कहना है कि एक हमें चाहिए कैबिनेट और दूसरा एक मंत्रालय चाहिए स्टेट, वो भी तो 2 उनका डिमांड हो गया। 4 जदयू का डिमांड है और मांझी को ये ऑफर किया गया कि आप तो मिनिस्ट्री में आपको रखेंगे लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आपको देंगे, लेकिन मांझी इस पे तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि हम चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का पोर्टफोलियो जो है मुझे सूट नहीं करेगा। तो अब इस पे बात चल रही है कि इनको कैबिनेट में ही असिस्ट किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा मांझी के लिए ये अभी तय नहीं हो सका है। जदयू ने अपना डिमांड रख दिया है। जदयू को जो प्रमुख 5 से 7 मंत्रालय होते हैं देश में, उसमें से प्रमुख 2 मंत्रालय जदयू को चाहिए। अब उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का है मंत्रालय में जदयू एडजस्ट कर सकता है, लेकिन 2 प्रमुख मंत्रालय इनको चाहिए। उसी तरह से लोजपा को भी 1 प्रमुख मंत्रालय चाहिए। यानी अभी तक अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान जो है, अगर वाजपेयी जी के टाइम में बात करें तो उस समय वो दूरसंचार मंत्री थे, पोस्टल मिनिस्टर थे,
उसके बाद की अगर बात करें तो वो स्टील उद्योग जो इस्पात है उसके मंत्री रहे, खाद्य प्रसंस्करण भी उनके पास रहा। तो अब चिराग का डिमांड है कि खाद्य प्रसंस्करण और इस्पात ये दोनों हमें चाहिए, आप एक स्टेट दे दीजिए और एक जो है कैबिनेट दे दीजिए। तो ये चिराग की बात है। और आप अगर तस्वीर देखिएगा कल के एनडीए की मीटिंग की, जिसमें मांझी जो है वो आगे हैं, पहली पंक्ति में है, चिराग पीछे हैं। आप तस्वीर से बहुत सारा मैसेज जाता है, कहते हैं कि तस्वीर से बहुत सारा मैसेज जाता है, तो वो तस्वीर स्पष्ट कर रहा है। आगे प्रधानमंत्री हैं, उनके बगल में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं और उनके बगल में नीतीश कुमार हैं। उसके बाद फिर और कुछ नेता है, लेकिन उसी पहली ही पंक्ति में सबसे अंतिम में जीतन राम मांझी को भी जगह दिया गया है। मांझी जी बिदके नहीं, इसका भी पूरा जो है ख्याल रखा गया है। पहली बार जो है मांझी सदन पहुंचे हैं। 89 से वो 91 से प्रयास कर रहे थे लोकसभा के लिए, तो पहली बार पहुंचे हैं, तो उन्हें यह उम्मीद है कि कैबिनेट के रूप में जो है हमें सम्मानजनक वहां मंत्रालय मिले। मंत्रालय क्या कुछ क्लियर हो पा रहा है क्या? रेलवे मिनिस्ट्री को लेके कृषि मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या इस तरह को लेके कुछ डिमांड है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जदयू की इस बार सक्रिय भागीदारी वाजपेयी गवर्नमेंट के बाद दिखेगी। वाजपेयी गवर्नमेंट में नीतीश कुमार रेल मंत्री हुआ करते थे, कृषि मंत्री भी हुए थे। इस बार जो है वो भाजपा इन्हें जो है सक्रिय भूमिका में इसलिए देना चाहती है कि 19 में भी ये चुनाव में साथ में थे जब सरकार बनी एनडीए की, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री और भाजपा की ओर से ये कहा गया कि हम सांकेतिक भागीदारी देंगे, यानी एक एक मिनिस्ट्री जो है आप सभी को देंगे। बाद में आप देखे होंगे कि आरसीपी सिंह जो है वो जब बीच में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था उसमें वो एडजस्ट हुए नीतीश कुमार के मर्जी के खिलाफ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी थी, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कई लोगों ने कहा कि नीतीश की मर्जी नहीं थी, नीतीश के मर्जी के खिलाफ गए थे, और वही कारण हुआ कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटाया गया और पार्टी से भी निकाला गया। अभी वो आरसीपी सिंह भाजपा में है, चुनाव भी नहीं लड़ सके। तो ये पहली बार 1999 के बाद 2024 में जदयू की सक्रिय भागीदारी एनडीए में होगी और मंत्रिमंडल में होगी, सरकार में होगी। अब प्रमुख मंत्रालय की अगर आप बात कर रहे हैं तो जेडीयू की कहीं ना कहीं नजर जो है वो रेल मंत्रालय पर जरूर है, क्योंकि बिहार लंबे समय से बिहार में रेल जो है मंत्रालय छीना गया है। खास करके हम यूपीए गवर्नमेंट की बात करें, यूपीए 1 में तो लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, लेकिन उसके बाद की अगर बात करें तो 15 साल से बिहार में सूखा पड़ा है, रेल मंत्रालय बिहार से बाहर रहा है। उसका असर बिहार के रेल प्रोजेक्ट पर भी है। आप चाहे वो लालू प्रसाद द्वारा जो नींव रखा गया था पटना बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का, वो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। एक आध रुपया 10 रुपया और जो मतलब सिर्फ बजट जो जारी रखने के लिए किसी प्रोजेक्ट को होता है वही बजट एलोकेट किया गया। बाद में बहुत हंगामा के बाद जो है बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन को 10 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन 10 करोड़ में होता क्या है, 1400 करोड़ से ऊपर का बजट है उसका। तो नीतीश कुमार की निगाहें यहाँ है, चूंकि ये जो पूरा इलाका है रेल प्रोजेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सभी सीटों पर चुनाव हार गए हैं एनडीए और नीतीश कुमार, चाहे वो जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, काराकाट हो और पाटलिपुत्रा हो, जहां से रेल प्रोजेक्ट ये गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दूसरा जो सबसे बड़ा मंत्रालय है वो इस्पात और कृषि मंत्रालय के रूप में ये देखा जा सकता है कि वो कृषि भी डिमांड कर सकते हैं। तो कैबिनेट में मुझे लगता है कि रेल, कृषि और इस्पात, ये तीन में से कोई जो है दो शायद बिहार जेडीयू के कोटे में जाए, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में किसी एजुकेशन और किसी एक मंत्रालय में एडजस्टमेंट हो सकता है। उसी तरह से आप देखें तो जीतन राम मांझी को जो है वो जो है आदिवासी कल्याण और बाकी जो मंत्रालय हैं, जो तीसरे दर्जे के जो मंत्रालय हैं, वहां पे एडजस्ट किया जा सकता है केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। वो भी मांझी के लिए एक सम्मानजनक होगा, लेकिन वो ग्रेडिंग तीसरे दर्जे के मंत्रालय के रूप में होगा। अगर चिराग की बात करें तो चिराग को जरूर बढ़िया मंत्रालय दिया जाएगा और चिराग पासवान का मंत्री बनना तय है। दूसरा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट वो मांग रहे हैं, वो किसके लिए मांग रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, क्योंकि राजेश वर्मा भी हैं उनके साथ वीणा देवी भी हैं, उनके साथ सांभवी भी हैं और उनके बहनोई जो हैं वो भी हैं। तो ये बाकी जो चार बचे उसमें किन्हें वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा एक पेंच वाली बात है। जी विद्यासागर जी, आपने ये तो बता दिया कि आपके सूत्रों के हवाले से मंत्रिमंडल में कौन कौन सी पार्टियों के क्या क्या डिमांड है, लेकिन अब सबसे प्रमुख बात कि अलायंस के जो घटक दल हैं जेडीयू, हम का तो क्लियर है कि अगर एक मिनिस्ट्री मिलती है तो वहां जीतन राम मांझी ही मिनिस्टर बनेंगे,
उनकी एक ही पार्टी के एक बिल्कुल। ही सांसद। लेकिन जदयू से और चिराग पासवान की पार्टी से हम पहले बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी से अगर 2 सीटें मांगी जा रही है तो एक चिराग पासवान स्वयं हुए, दूसरे कौन हो सकते हैं? देखिए, दूसरे में मुझे लग रहा है कि एक वो पिछड़ी जाति के राजेश वर्मा को बनाया जा सकता है, जो खगड़िया से आते हैं। राजेश वर्मा या अरुण भारती, जो उनके बहनोई हैं चिराग के। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अरुण भारती जी को मिनिस्टर फिर से बनाया जाएगा, उनको मिनिस्ट्री में जगह दी जाएगी, तो फिर से जो परिवारवाद का आरोप है उस तरह से लगेगा और वो पहली बार वो जीत कर आए, ये भी एक फैक्टर है। राजेश वर्मा भी पहली बार जीत के गए हैं। सवाल लोजपा के अंदर यह है कि क्या सिर्फ परिवार में ही सीटें रहेंगी, मंत्रिमंडल रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में चूंकि देखिए शांभवी चौधरी भी जीत के गई हैं, अशोक चौधरी की बेटी हैं, किशोर कुणाल की बहू हैं, तो 2 in 1 जिनको आप कह सकते हैं वो 3-4 देश के जो यंगेस्ट सांसद हैं उसमें से शांभवी चौधरी भी हैं। लेकिन शांभवी के पास कोई बहुत राजनीतिक अनुभव नहीं है, जिस कारण से शांभवी को मिनिस्टर बनाया जा सकता या उनको एकोमोडेट किया जा सकता है मिनिस्टर के रूप में। रह गई बीना देवी, तो बीना देवी को चूंकि एक बार वो चिराग को धोखा दे चुकी है पशुपति पारस के साथ जाके, तो सांसदी तक तो ठीक था, लेकिन चिराग मुझे नहीं लगता है कि बीना देवी पे भरोसा करेंगे मिनिस्ट्री देकर। तो उसमें 2 ही लोग रह गए, एक अरुण भारती और दूसरा राजेश वर्मा, जो खगड़िया से जीत कर गए। राजेश वर्मा जिस जाति से आते हैं, चिराग उसको भी साधना चाहते हैं, इसलिए राजेश वर्मा का थोड़ा चांस लोजपा रामविलास में ज्यादा लग रहा है अरुण भारती के अपेक्षा। आपके हिसाब से राजेश वर्मा की लॉटरी लग सकती है, पहली बार एमपी बने और हो सकता है कि पहली बार मिनिस्टर भी बन जाए। अब हम बात करेंगे जदयू की। जदयू में तो एक से एक पहलवान है, एक तरफ ललन सिंह है, दूसरी तरफ संजय झा है, रामप्रीत मंडल है, देवेश चंद्र ठाकुर है, इतने सारे लोग हैं। क्या समीकरण बैठाया जा रहा है जेडीयू के अंदर, किस तरह की चर्चाएं हैं और कौन कौन से लोग, आपने जैसा कि बताया कि कम से कम 4 मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, तो इसमें सामाजिक समीकरण को कैसे साधा जा रहा है और कौन कौन से पहलवान हैं मंत्रालय की रेस? पीयूष जी, सबसे जो है ज्यादा चर्चा जो जदयू में है वो 2 लोगों को लेकर के है, लेकिन दोनों स्वर्ण हैं। अब ये देखना है कि क्या दोनों स्वर्णों को कैबिनेट में शामिल कराया जाएगा या पिछड़ी जाति के जो सांसद वहां से जीत के गए हैं उनको मौका दिया जाएगा। स्वर्ण में अगर हम बात करें तो पहला जो नाम चल रहा है वो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का चल रहा है, जो नीतीश चाहते थे कि 2019 में भी वो मंत्री बने, इसीलिए 2 मंत्री कैबिनेट में जगह मांग रहे थे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से, भाजपा से। एक ललन सिंह के लिए, दूसरा आरसीपी सिंह के लिए, जो जगह मांग रहे थे पिछले बार। अब इस बार जब उन्हें 4 सीटें मिलती दिख रही है, मुझे जहां तक उम्मीद है 4 सीटें अगर मिलती है, 2 कैबिनेट 2 स्टेट, तो उसमें ललन सिंह तो एक प्रमुख नाम जरूर है। अब ललन सिंह के साथ दिक्कत यह है कि थोड़ा सा उनकी विश्वसनीयता को लेकर के जदयू के अंदर ही लोग कुछ सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश का भरोसा आज भी ललन सिंह पे बरकरार है। अगर ललन सिंह मंत्री बनते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में संजय झा को या देवेश चंद्र ठाकुर को एडजस्ट किया जा सकता है। यानी वहां फॉर्मूला ये चल रहा है कि अगर 2 कैबिनेट मिला तो एक फॉरवर्ड को स्वर्ण कोटे में एक, और एक जो है वो पिछड़ी जाति के जो नेता जो जीत के पहुंचे हैं सदन। आपने सवर्ण जातियों के नेताओं के नेता में से जो रेस में है उनके नाम तो बता दिए, पिछड़ी जाति से कौन कौन से ऐसे सांसद हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है इस बार इस मंत्रिमंडल में? एक आलोक कुमार सुमन है जो गोपालगंज से सांसद हैं, अभी ये शायद तीसरी बार जीत करके पहुंचे हैं, अगर करेक्ट कर दीजिएगा, शायद तीसरी या दूसरी बार ये जीत के गए हैं। लेकिन जदयू में जो इनकी हैसियत है वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, जदयू के वो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, कोष की जिम्मेवारी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पास है। लेकिन गोपालगंज सुरक्षित सीट है, तो आप ये कह रहे हैं कि दलित समुदाय से, अनुसूचित जाति से दिया जाएगा? बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सोच है वो दूरदर्शी सोच है। पिछड़ी जाति में एक दलित समुदाय से, और दूसरा नाम रामप्रीत मंडल या कौशलेंद्र कुमार का हो सकता है। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से लगातार सांसद जीते हैं, बने हैं, नीतीश कुमार की जाति के हैं, तो नीतीश उन पर भी भरोसा जता सकते हैं। या अगर उत्तर बिहार से लेना हो तो उत्तर बिहार से रामप्रीत मंडल का एक नाम सामने आ रहा है कि रामप्रीत मंडल पे वो विश्वास जता सकते हैं। सारण प्रमंडल में
जो नीतीश कुमार जो सीटें जीते हैं उसमें एक वाल्मीकि नगर है, दूसरा गोपालगंज है और तीसरी सीट जो है वो आपको सिवान की सीट है। सिवान से जी। पहली दफा जीते हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो विजय लक्ष्मी पे बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो तुरंत जो है आई है दूसरे दल से, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वहां से, उन्हें सांसद ही लड़ाया गया, जीत भी गई, लेकिन मंत्रिमंडल की ओर जो है उन्हें बढ़ता हुआ नहीं देखा जा सकता है। तो वहां जो दाव है वो आपको गोपालगंज के सांसद हैं उन पे लगाया जा सकता है, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पे, दूसरा रामप्रीत मंडल और तीसरा कौशलेंद्र कुमार। ये तीन में से ही दो आपको लगभग अगर हम मान के चले तो ये कैबिनेट और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में अकोमोडेट किया जा सकते हैं। स्वर्णों में आपसे बात हो ही गई जी। एक नाम और हमें जो इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर छपी संतोष कुमार सिंह के हवाले से, और उसमें बताया गया कि एक चर्चा ये भी है कि सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से आते हैं उनकी नाम की भी चर्चा चल रही है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ, चूंकि वो ईबीसी कम्युनिटी से है और नीतीश कुमार की पूरी राजनीति ईबीसी कम्युनिटी के इर्द गिर्द घूमती है, उनके सांसद भी जीत कर आए हैं, तो इस कम्युनिटी को इग्नोर करना तो संभव नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो क्या सुनील कुमार जो एमपी है और कुशवाहा कम्युनिटी से है, उनका भी लॉटरी लग सकता है? देखिए, चूंकि इस चुनाव में अगर आप बात करें कुशवाहा जाति की, तो वो वोट एनडीए को उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से उनको हर पिछले चुनाव में मिलते रहा है। उसका सीधा असर मंत्रिमंडल पर भी दिख सकता है। पर ये हो सकता है कि उन्हें खुश करने के लिहाज से जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट लिखा है तो जांच परख करके ये रिपोर्ट आई होगी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से औरंगाबाद सीट पे एनडीए को कुशवाहा जाति के लोगों ने वोट नहीं किया, आप कुशवाहा जाति का वोट देखेंगे मगध में ही तो काराकाट में बटा दिखा, आप कुशवाहा जाति का वोट देखेंगे तो शाहाबाद में पूरा बटा दिखा। कारण यही रहा कि शाहाबाद पूरा का पूरा एनडीए। आरा में आरके सिंह हार गए, उसमें भी कुछ भूमिका नजर आती है। बिल्कुल, चूंकि पूरा ये जो बेल्ट है मगध में हाफ हो गए और शाहाबाद में साफ हो गए। शाहाबाद की टोटल सीटें जो पहले से हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बनारस का प्रभाव दिखेगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो उस सीट से हैं तो शाहाबाद में उसका प्रभाव दिखेगा, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखा। वहां जो है कुशवाहा कम्युनिटी के लोगों ने जो है सीधा वोट किया जाकर के आपको विपक्ष को, वो औरंगाबाद से लेकर आरा तक में दिखा। तो इसका असर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल पर जरूर दिखेगा, क्योंकि कुशवाहा बिहार में डिप्टी सीएम है, कुशवाहा भाजपा कोटे से बिहार में डिप्टी सीएम है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत एकोमोडेट किया जाए। अब लेकिन देखिए, चूंकि चर्चा है तो कहीं ना कहीं बातें हुई होगी तभी चर्चा है। अगर हम इसको समेटे, इस जेडीयू के कौन कौन से हैवीवेट हैं, कौन कौन से एमपी हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, अगर 4 सीटों की बात चल रही है, 3 सीटों की बात चल रही है, तो आपके अनुसार जो हमारी चर्चा हुई उसमें से सबसे पहला नाम जो है ललन सिंह का हो सकता है, देवेश चंद्र ठाकुर हो सकते हैं और संजय झा हो सकते हैं सवर्ण जातियों से। इसके अलावा जो नाम चल रहे हैं, सुरक्षित सीट से जीते हुए गोपालगंज के आलोक कुमार सुमन जी का नाम हो सकता है, और ईबीसी कम्युनिटी से आपने जो नाम बताए रामप्रीत मंडल जी का नाम, सुनील कुमार का नाम जैसी चर्चा में चल रही है, तो ये नाम हो सकते हैं। और एक नाम कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, जी कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, उनका भी नाम आगे चल रहा है। ये तो अंतिम परिणाम बताएंगे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल, आप देखेंगे कि पिछली बार बिहार से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में कई सारे लीडर थे, और अब जबकि मोदी सरकार अपने घटक दलों के सहारे अपनी सरकार चलाने जा रही है, ऐसी परिस्थिति में घटक दलों को मंत्रिमंडल बांटे जा रहे हैं। अब तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जो मंत्री रहे हैं उनमें से एक तो हार चुके हैं, 2 जीत के गए हुए हैं, रविशंकर प्रसाद भी जीत चुके हैं। इन परिस्थितियों में क्या लगता है बीजेपी का कौन पहलवान होगा इस बार मंत्रिमंडल में शामिल, और क्या जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर समेकित रूप से स्ट्रेटेजी अगर होगी कि जातीय समीकरण को साधा जाए, तो एक यादव कम्युनिटी से भाजपा से मंत्री हो सकते हैं। दूसरा, अगर
नीतीश कुमार की पार्टी से किसी भूमिहार को या स्वर्ण को भूमिहार को खास करके अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जाती है तो वो भाजपा से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। बिहार से एक भूमिहार समाज के लोगों का सांसद का मंत्रिमंडल में जाना तय माना जा रहा है। कारण गिरिराज सिंह ऑलरेडी पहले से मंत्री थे, इस बार हांफते हुए चुनाव जीते हैं और उनकी उम्र भी हो चुकी है। उम्र के लिहाज से वो थोड़ा सा मंत्रिमंडल में जाते हुए पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। जो बात कर रहे थे यादव, तो चूंकि चिराग पासवान और जदयू ये दोनों दलों से नहीं किसी यादव उम्मीदवार को, यादव सांसद को, यादव समुदाय से आने वाले सांसद को जगह मिल रहा है, इसलिए जो है बीजेपी से मुझे लग रहा है कि नित्यानंद राय या जो मधुबनी से जीत के आए हैं अशोक यादव, जो वहां के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी, उनके बेटे हैं, वो वहां से उनको मौका दिया जा सकता है। और वो मिथिला की धरती है जहां भाजपा और एनडीए पे पूरा का पूरा भरोसा मिथिला और ने दिखाया है। तो ये मिथिला को मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, चाहे वो नित्यानंद राय के रूप में हो या अशोक यादव जो मधुबनी से चुनाव जीत के गए हैं, ये दोनों में से कोई एक यादव समुदाय से हो सकते हैं। और दूसरा जो है एक नाम चल रहा है विवेक ठाकुर का। बात करें अगर राजपूत समुदाय से, तो राजपूत समुदाय से भी दो नाम जो है वो चल रहा है, एक राजीव प्रताप रूढ़ी का और दूसरा जो नाम चल रहा है वो चल रहा है राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह की चूंकि उम्र हो चुकी है इसलिए थोड़ा चांस कम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है राजपूत कोटे से। राजपूत कोटे से राजीव प्रताप रूढ़ी। भूमिहार कोटे में पेच फंसा हुआ है कि भूमिहार कोटा से जेडीयू मंत्रिमंडल में जाएगा या फिर बीजेपी अपने मंत्री बनाएगी। बिहार से बीजेपी के कितने एमपी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? अधिकतम 2 एमपी शामिल हो सकते हैं, एक मंत्री कैबिनेट और एक स्टेट के रूप में। जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।